हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, कल आपने पढ़ा था एड्स के बारे में। आपने जाना एड्स कैसे होता है और किस वायरस से होता है। आपने देखा कि जो एड्स होता है वो ट्रांसमिट कैसे होता है। तो इससे आगे का टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास, कल आपने पढ़ा था एड्स के बारे में। एड्स क्या है? एक डिजीज है जिसकी फुल फॉर्म हमने देखी थी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये जो डिजीज है ये एक्वायर्ड होती है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है। प्लस ये जो डिजीज है ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। में आपने देखा था कि जो एड्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो हुआ था वेस्ट अफ्रीका में ड्यूरिंग 1920। उसके बाद जो फर्स्ट रिकॉर्डेड केस देखा गया था वो अमेरिका में देखा गया था 1981 में, जिसमें ये किस में देखा गया था? जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन थी और इसके बेसिस पे जो इसका नाम रखा गया था वो है गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। उसके बाद देखा गया कि ये जो हेटेरोसेक्सुअल पॉपुलेशन में भी होता है, प्लस फीमेल मेल सब में ही ये जो डिजीज कॉज होती है। तो अब इस नाम को यूज नहीं करते हैं। आप क्या नाम यूज करते हैं? अब एड्स को यूज करते हैं। उसके बाद आपने जाना जो HIV वायरस है वो क्या है? वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HIV की फुल फॉर्म क्या बताई गई थी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यही जो वायरस है वो क्या करता है? एड्स को कॉज करता है। और ये किसे इन्फेक्ट करेगा? ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है और उसे वीक करता है। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर में आपने देखा जो HIV वायरस है उसमें क्या है? 2 स्ट्रैंड RNA के हैं जो क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। जो क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। नेक्स्ट आपने देखा ये जो आपको दिखाई देंगे, ये वाला ब्लू जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये क्या है? RNA के स्ट्रैंड है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें एक एंजाइम है जिसे हमने RT एंजाइम यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा था। ये वाला जो एंजाइम है, जो RT एंजाइम है, ये जो आपको सर्कल में दिख रहा है ये क्या है? RT एंजाइम है। उसके बाद आपने देखा इसमें एक प्रोटीन की लेयर है जो P24 है। कहाँ पे है आपकी P24? ये रही, ये P24 है। और उसमें एक सेकेंड प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हमने P17 कहा था, यानी ये क्या है? ये P17 है। उसके बाद आपने देखा इसमें एक लिपिड की लेयर है। ये क्या है? लिपिड लेयर है। ये क्या है? लिपिड लेयर है। और उसके बाद आपने देखा कि जो लास्ट इसमें क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन यानी GP120 है। और जब आपने पढ़ा था कि जो HIV वायरस ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये इसी GP120 के द्वारा ह्यूमन सेल में इंसर्ट होता है यानी घुसता है। तो वो हम देखेंगे कि जो ह्यूमन वायरस है, जो HIV वायरस है, वो ह्यूमन सेल में कैसे इंसर्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था जो HIV वायरस है वो रेट्रोवायरस ग्रुप से संबंधित है, यानी ये इस ग्रुप में आता है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम की हेल्प से? इस वाले एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी RT एंजाइम्स की हेल्प से। जो रेट्रोवायरस के जो जितने भी वायरस होते हैं वो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सारे ही वायरस में नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं है कि जिन भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है वो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उन्हीं में पॉसिबल होगा जिसमें RT एंजाइम होता है, और वो जो वायरस आते हैं वो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखेंगे जो रेट्रोवायरस है वो सबसे पहले क्या करेगा? ह्यूमन सेल पे उसने यहाँ पे अटैक किया। तो आपको बताया था यहाँ पे एक रिसेप्टर था। यहाँ पे एक ऐसे रिसेप्टर होता है जिसे हमने CD4 रिसेप्टर कहा था। अब यहाँ पे क्या होगा? GP120 आएगा। GP120 आपको पीछे स्ट्रक्चर दिखाया गया था। ये जो GP20, ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ये क्या है? ये GP120 है। अब GP120 आएगा और यहाँ पे CD4 रिसेप्टर यानी इससे क्या होगा? अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा? जो ये जो वायरल RNA है ये इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। अब क्या होगा? RNA DNA में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम की
हेल्प से, आरटी एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो आरएनए था, ये जो आरएनए था अब ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया है। डीएनए में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये ह्यूमन जीनोम के अंदर चला जाएगा, यानी ये क्या है ह्यूमन जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये ह्यूमन जीनोम के अंदर गया तो ये क्या होगा, अभी यहाँ पे रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसने रेप्लिकेट किया तो इसने एक नए आरएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया, और आरएनए की आर पार इसने क्या एक लिपिड की लेयर बना दी। तो ये जो लिपिड है ये ह्यूमन सेल से ही लेता है, और यहाँ पे नए वायरस का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको बताया गया था कि जो HIV वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे सबसे पहले अटैक करेगा, और इम्यून सिस्टम में सबसे पहले किस पे, टी हेल्पर सेल पे ये अटैक करता है, और फैगोसाइट पे ये अटैक करता है। यदि ये सेल टी हेल्पर सेल है तो ये क्या होगी, जैसे ही नए वायरस का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही यहाँ पे नए वायरस प्रोड्यूस होंगे तो ये जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर ये मैक्रोफेज, ये फैगोसाइट सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, फैगोसाइट सेल एज अ वायरस फैक्ट्री काम करती है, यानी कि वो सेल की डेथ नहीं होगी बल्कि वो और भी वायरस को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है, और क्या करेगा, पूरी टी हेल्पर सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यदि ये टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर क्या होगा, ह्यूमन जो नॉर्मल सी जो बीमारियां होती हैं उनसे भी अपने आप को नहीं बचा सकता है, जैसे कि डायरिया हो गया, फीवर हो गया, और जैसे कैंसर जैसी बीमारियां कॉज हो सकती हैं, जैसे निमोनिया हो गया। नॉर्मली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसी बीमारियों से लड़ सकता है, पर जब इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है तो क्या होता है कि नॉर्मल सी भी जो बीमारियां होती हैं उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट आपने देखा था कि जो HIV वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट होता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो HIV वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले आपने इसमें देखा था कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शन विद अ प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन, यानी अगर कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है वो भी उस पर्सन से जो पहले से इन्फेक्टेड है, यानी जो पहले से इन्फेक्टेड है, और उसके साथ क्या होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शन होगा, तो ये जो वायरस है वो क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वायरस होता है वो ह्यूमन फ्लूइड में रहता है। ह्यूमन फ्लूइड जैसे कि ये ब्लड में होगा, वेजाइनल सिक्रीशन में होगा, और सीमेन में होगा। इसके अलावा इसकी बहुत कम क्वांटिटी सलाइवा में भी रहती है, और मैंने आपको बताया था कि सलाइवा यानी किसी के जूठे खाने से ही HIV वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। यदि आप 3 to 4 कप सलाइवा अगर कोई इंसान किसी इन्फेक्टेड पर्सन का लेता है तो तभी जो चांसेस होते हैं HIV वायरस के ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। यानी नॉर्मली अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा खाता है तो HIV वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है, या फिर कपड़े किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहनने से नहीं होता है, उनसे हाथ मिलाने से नहीं होता है, यानी ये जो बीमारी है ये छूने से नहीं होगी। तो सबसे पहला तो आपने देखा कि ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपने देखा। नेक्स्ट आपने देखा रीयूजिंग नीडल्स यूज्ड अब बाय एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी जो नीडल्स होती हैं, जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन उस नीडल को यूज करता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन लगाया गया और उसी नीडल से किसी और पर्सन को इंजेक्शन लगाया गया तो क्या होता है, तो भी क्या होता है, ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कोई इंसान है जो ड्रग्स लेता है, अब उसने जो इंसान ड्रग्स लेता है हम कैसे कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो बहुत लापरवाह होगा। अब हो सकता है कि उसमें क्या है, उसमें HIV वायरस है और उसने क्या किया, उसने उसी नीडल से ड्रग्स लिया, तो उस नीडल से अगर किसी और ने भी ड्रग्स ले लिया तो इसका मतलब क्या है, वो HIV वायरस ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो सेकंड आपने देखा कि जो नीडल्स होती है उसके रीयूज से क्या होता है, ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। और कैसे ट्रांसमिट होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, यानी कि किसी पर्सन में HIV वायरस है और उसने नीडल यूज की, उसी की नीडल को किसी और ने यूज किया तो फिर इन्फेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी हेल्दी पर्सन ने नीडल यूज किया फिर दूसरे हेल्दी पर्सन ने नीडल यूज किया तो वो ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसमिट होने के लिए HIV वायरस का बॉडी में होना जरूरी है। अब ये क्या होता है, ये मदर से बेबी में भी ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है, बट कब, जब बेबी वूम में होता है, यानी कि जब बेबी जैसे प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी
कोई जो मदर है वो HIV पॉजिटिव है तो उसकी प्लेसेंटा के थ्रू वो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। बट अगर इसका पता पहले ही चल जाए, जैसे कि अगर किसी भी मदर को पता है कि वो HIV पॉजिटिव है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू ये जो ट्रांसमिशन है यानी ये जो HIV वायरस है ये फिर बच्चे में नहीं जाता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इट मीन्स जो बच्चा हेल्दी होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको नॉलेज है तो क्या है, अगर आपको जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो वूम में जो बेबी है उसे आप हेल्दी कर सकते हैं। यानी वहाँ पे क्या होगा, वो जो वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जैसे किसी ने ब्लड डोनेट कर दिया, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने क्या किया, उसने ब्लड डोनेट कर दिया, तो ये तो फिर बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यदि वो HIV पॉजिटिव है, यदि वो इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, तो फिर वो जो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये आपने 4 पॉइंट्स देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि जो HIV वायरस होता है वो उसके ट्रांसमिट होने की क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो हमने बात की कि जो HIV वायरस है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है कि कि HIV वायरस कैसे ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे मिथ हैं कि जो HIV वायरस है वो जैसे टच करने से होता है, या फिर तो हम देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों से, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनसे ट्रांसमिट नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहले कि जो मॉस्किटो टिक से, जो अदर इंसेक्ट हैं उनके बाइट से, यानी हम देखते हैं कि जो भी वायरल डिजीज़ होती हैं वो मॉस्किटो से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बट जो HIV वायरस है वो मॉस्किटो या फिर जो इंसेक्ट होते हैं इनसे ट्रांसमिट नहीं होता है। जैसे कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा और फिर उसके बाद उसने किसी हेल्दी पर्सन को काटा, तो जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। पर ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो HIV का जो वायरस है वो मॉस्किटो के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और मॉस्किटो की पहले ही डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब जो मॉस्किटो के काटने से या फिर इंसेक्ट से क्या होता है, HIV वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट आपने देखा कि ये जो सलाइवा, टीयर्स या स्वेट होता है, इसके द्वारा भी मैंने आपको बताया था, जो सलाइवा होता है, सलाइवा के द्वारा भी जो वायरस होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, टीयर्स के थ्रू नहीं होगा और स्वेट के थ्रू नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे हगिंग या फिर जो हैंड शेक होता है, या फिर जो आप क्लॉथ को शेयर करते हो, या फिर आप किसी का जूठा खाते हो, तो इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता है। यानी कि आप किसी के साथ नॉर्मली, ये जो आप इस पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है ये टच करने से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है, थ्रू अदर सेक्सुअल एक्टिविटीज दैट डोंट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड। यानी कि मैंने क्या कहा था कि जो मेनली जो वायरस होता है वो कहाँ होता है, वो जैसे कि वेजाइनल सिक्रेशन में होता है और सीमेन में होता है। तो जब तक किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इन फ्लूइड का एक्सचेंज ना हो तब तक क्या होता है, वायरस ट्रांसमिट नहीं होगा, यानी वायरस फैलेगा नहीं। और एक लास्ट है कि थ्रू एयर, यानी कि हवा के द्वारा भी जो वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। तो ये आपने देखा कि HIV वायरस किन किन चीज़ों से फैल सकता है और किन किन चीज़ों से नहीं फैलता है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है, आपके पास एक नया टॉपिक आता है, दैट इज कैंसर। आपने कैंसर के बारे में सुना होगा और हम देखते आए हैं कि हम जब भी आसपास कैंसर के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कैंसर क्या है, एक जानलेवा बीमारी है। तो कैंसर होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो सेल से बनी हुई होती है, एक नहीं दो नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी हुई होती है। और ये सेल्स क्या करती हैं, नॉर्मली ये ग्रो करती रहती हैं और डिवाइड होती रहती हैं। तो जैसे ग्रो, जब ये डिवाइड अगर नहीं करेंगी तो ह्यूमन की जो ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो पहले बहुत छोटा सा होता है और उसके बाद फिर जब वो पूरा मेच्योर हो जाता है तो उसकी पूरी बॉडी में डेवलपमेंट हो जाते हैं।
तो जितने भी ऑर्गन्स किसी मेच्योर ह्यूमन में होंगे उतने ही जो ऑर्गन्स होते हैं वो बेबी में भी होते हैं, बट द डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वेट हो गया, उसकी लेंथ हो गई, वो सारा क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और वो इंक्रीज कैसे होता है कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स का जो डिवीजन करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नॉर्मल है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि हम उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन क्या होते हैं, जीन हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन के सीक्वेंस में या फिर जीन के नंबर में या फिर जीन के पैटर्न्स में अगर कोई भी चेंजेस हो जाता है तो उसे हमने कहा म्यूटेशन। म्यूटेशन अगर हम साधारण भाषा में कहें तो म्यूटेशन क्या होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब म्यूटेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो जीन होता है, जीन के सीक्वेंस या जीन के नंबर में चेंज हो जाता है। हो सकता है जीन का नंबर कभी कम हो गया तो कभी ज़्यादा हो गया, या फिर उसका सीक्वेंस चेंज हो गया। तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कैंसर सेल में बदल जाती हैं। तो कैंसर सेल में जब बदल जाती है तो वो क्या करती है, वो बहुत रैपिडली ग्रो करती है, बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं। पहले तो जो नॉर्मल सेल थी वो भी मल्टीप्लाई कर रही थी, बट कैंसर सेल में क्या हुआ, इन्होंने बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, और ये करते ही गए, मतलब कि ये रुके नहीं, ये क्या हुआ, ये करते ही चले गए। तो ऐसी जो सेल्स होती हैं जिनमें कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मली ये मल्टीप्लाई करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कैंसर सेल कहते हैं। तो चलो हम अब कैंसर के बारे में जानते हैं कि जो कैंसर है वो क्या होता है। कैंसर इज अ डिजीज, कैंसर क्या है, एक डिजीज है, इन विच द डैमेज और एबनॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग रैपिडली। यानी कि क्या होता है, या तो वो सेल होगी या तो वो डैमेज होगी या फिर वो एबनॉर्मल होगी। एबनॉर्मल मैंने आपको बताया था कैसे होगी, म्यूटेशन के थ्रू होगी। तो यहाँ पे म्यूटेशन हुआ या फिर वो सेल डैमेज हो गई थी और उसने क्या किया, उसने बहुत तेजी से क्या मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड डोंट डिफ्रेंशिएट दस फ्रॉम अ ट्यूमर, यानी कि इसमें क्या है, फिर ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया या ट्यूमर सेल से इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे जो हेल्दी सेल है वो डैमेज हो गई, उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आ गए, उसने बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया और एक ट्यूमर बना दिया। तो हमारे पास एक नया वर्ड आया, दैट इज ट्यूमर। तो ट्यूमर का नाम सुनते ही हम इतना तो समझ जाते कि ट्यूमर यानी कुछ बीमारी है, कुछ खतरनाक है। तो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें बस ये जानना है कि जो कैंसर सेल होती है उन्हें हम ट्यूमर भी कहते हैं, यानी कि जो एबनॉर्मल सेल जो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि ट्यूमर दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार में क्या होता है, एक तो कैंसर कॉज करता है और एक कैंसर कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट हमने देखा यूजुअली इन केस ऑफ न्यू सेल्स इन द बॉडी द सेल्स वुड मल्टीप्लाई एट अ नॉर्मल रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो भी मल्टीप्लाई करती हैं पर नॉर्मल रेट पे करती हैं, यानी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी को नीड होती है उसी अकॉर्डिंग जो सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं। बट इन केस ऑफ कैंसर, बट क्या हो गया, जब हम कैंसर की बात करें द सेल्स मल्टीप्लाई एट अ मच फास्टर रेट, यानी कि जब जो कैंसर सेल होती हैं वो बहुत ही जल्दी यानी बहुत फास्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगी। एंड इन मोस्ट कंडीशंस कैंसर स्प्रेड टू द अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो कैंसर सेल्स का जो सबसे मेन जो फीचर्स है या सबसे मेन जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वो क्या है कि ये तो ग्रो तो कर रहा है, ठीक है, कैंसर सेल ने क्या किया, ग्रो करना शुरू किया और एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू किया। अब ये क्या करती है, ये ट्रांसमिट होती रहती है, जहाँ पे कैंसर सेल बन रही है ये बनेंगी, वहां से टूट के ये दूसरे ऑर्गन में जाएंगी, दूसरे ऑर्गन में भी क्या करेंगी, अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या होती है, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू कर देती हैं। और फिर क्या आता है, ये द बॉडी एंड डेवलप अ ट्यूमर, यानी कि फिर क्या आती है, ट्यूमर का डेवलपमेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूमर्स कैन बी बोथ
कैंसीरियस एंड नॉन कैंसीरियस, यानी कि जो ट्यूमर होते हैं वो दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे। कोई एक कैंसर कॉज कर भी सकता है और कोई कैंसर कॉज नहीं कर सकता है। वो हम आगे देखेंगे कि कौन सा ट्यूमर कैंसर कॉज करेगा और कौन सा ट्यूमर कैंसर कॉज नहीं करेगा। तो अभी तक आपने जाना जो कैंसर है वो क्या है, एक डिजीज है। और ये डिजीज कैसे होती है, जबकि जो नॉर्मल सेल में कोई म्यूटेशन हो गई या फिर नॉर्मल सेल क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो ये बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर देती है, बहुत तेजी से डिवाइड करेगी। डिवाइड का मतलब आपने क्या समझा, जैसे कि ये एक सेल है, अब ये इस सेल ने 2 सेल बनाए, अब इस सेल ने भी 2 सेल बनाए, ये अब ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, यानी एक सेल से कितने सेल यहाँ पे आ गई हैं, एक सेल से यहाँ पे 4 सेल आ गई हैं। तो यही डिवाइड करना हुआ कि एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है, 2 4 में हो रही है और 4 8 में हो रही है। ऐसी तरीके से ये क्या करती हैं, सेल बहुत जल्दी 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 क्या करती हैं, डिवाइड करने लगती है और अपनी संख्या में वृद्धि करने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या करती है, ट्यूमर बना लेती है। ट्यूमर क्या हो गया, ग्रुप ऑफ मास या ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी जब आप देखेंगे कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें कि एक गुठली हो गई, यानी कि गुठली क्या हो गई, वहां पे एक्स्ट्रा मास हो गया, यानी वो उभार सा हमें दिखता है जैसे, तो हम क्या कहेंगे, वो ट्यूमर है, यानी कि वो क्या हो गया, मास ऑफ सेल हो गया। तो ये आपने जाना कैंसर का जो जनरल इंट्रोडक्शन था। ये है कि जो कैंसर से प्रोटेक्शन है ये उसका साइन है। प्लस आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप ये बताएंगे कि जो कैंसर डे है, कैंसर डे को कब मनाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, यानी कि हम यदि किसी नॉर्मल सेल और किसी कैंसीरियस सेल में डिफरेंस देखेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो सेल है वो नॉर्मल है और ये जो सेल है वो कैंसीरियस सेल है। तो उसका सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है, क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है हम देखेंगे। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज नाइदर हॉर्मोन्स नॉर एंजाइम्स, यानी जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो ना तो हार्मोन है और ना ही एंजाइम है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब है कि इनहिबिशन का मतलब होता है कि रोधक या फिर रोकना, और कॉन्टैक्ट मतलब कि जब संपर्क में आने से कोई चीज रुक जा रही है। तो किस चीज के संपर्क में आने से क्या रुक रहा है ये हम आगे देखेंगे। तो ये क्या है, ये है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज नाइदर हार्मोन नॉर एंजाइम, इट इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है टू कंट्रोल द सेल ग्रोथ, यानी कि ये मैकेनिज्म कहो या प्रोसेस कहो, तो ये क्या है, सेल ग्रोथ को रोकने के लिए प्रोसेस है। इसमें आप देखेंगे इस सेल हैज अ प्लेंटी ऑफ अवेलेबल सबस्ट्रेट स्पेस, इट रेप्लिकेट रैपिडली एंड मूव फ्रीली। यानी कि जब क्या होता है कि कोई सेल है, किसी सेल में इनफ स्पेस है तो वो क्या करेगी, पूरा मल्टीप्लाई करने लगेगी। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द सेल ऑक्यूपाई एंटायर सबस्ट्रेटम, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है तब तक चलती रहेगी जब तक वो सेल होती है वो पूरा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई ना कर ले। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने एक रूम का एग्जांपल लिया। अब हमने देखा कि जो रूम के जो हमारा जो फ्लोर है, तो यानी कि जो ग्राउंड है, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे सेल डेवलप हो रही हैं। अब सेल डेवलप तब तक होती रहेंगी जब तक कि जो पूरा जो आपका आंगन कहो या फिर जो कमरे का जो नीचे का जो स्पेस है वो कहो, वो पूरा भर ना जाए मतलब कि वो एक एक सेल वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा जब स्पेस भर गया तो एट दिस पॉइंट नॉर्मल सेल विल स्टॉप रेप्लिकेटिंग। तो क्या होगा, जैसे पूरा कमरा भर गया, ये आप ऐसे मान सकते हैं कि ये है एक और ये है एक। अब यहाँ पे ये इनके पास स्पेस है, ये बढ़ती जा रही हैं, यहाँ से ये बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, इसने पूरा ये जो स्पेस है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, यानी ये नीचे वाला जो स्पेस है वो पूरा ऑक्यूपाई हो गया। तो इस स्टेज में जो नॉर्मल सेल होगी वहां पे क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे ही ये जो 2 सेल है, जैसे इस सेल ने एक दूसरे को टच किया तो ये दोनों सेल क्या हो गई, इनकी ग्रोथ रुक गई। तो ये तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। इसे हमने कहा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी जब 2 सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं तो उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो रुक जा रही है। तो इनहिबिट क्या हो रही है, ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, किसके कांटेक्ट में आने से, जो 2 सेल्स होती हैं उनके संपर्क में आने से। अब यदि कैंसीरियस सेल की बात करें तो कैंसीरियस सेल में क्या होता है, कैंसीरियस सेल टिपिकली लूज दिस प्रॉपर्टी, यानी जो कैंसीरियस सेल में होता है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे ये तो था नॉर्मल सेल,
अब ये है कैंसीरियल सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सेल की ग्रोथ शुरू हुई, यानी यहाँ से भी शुरू हो रही थी, यहाँ से भी शुरू हो रही थी, तो यहाँ पे नॉर्मल जो सेल थी यहाँ पे ग्रोथ रुक जानी चाहिए थी, बट जो कैंसीरियल सेल होती हैं वो यहाँ पे भी आगे भी ग्रो करना शुरू कर देंगे, और ये ग्रो करती ही रहेंगी। और क्या होगा, ये नॉर्मल सेल को डिस्टर्ब करती हैं या उन्हें दबा देती हैं, तो ये पूरा क्या होगा, ऑक्यूपाई कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन था, कॉन्टैक्ट इनिबिशन कैंसीरियल सेल में लागू नहीं हुआ। तो ये था डिफरेंस, कि आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे जब भी लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं, तो वो जो टेस्ट होता है वो इसी बेसिस पे होता है, देखा जाता है कि जो नॉर्मल सेल है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है और कैंसीरियल सेल की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन है, इसकी आप डेफिनेशन अपने नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपकी बुक में दिया गया है। तो ये तो था कॉन्टैक्ट इनिबिशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास नॉर्मल सेल का डायग्राम है। अब नॉर्मल सेल में हमने क्या देखा, ये जो हेल्दी सेल थी, हेल्दी सेल दो पार्ट में डिवाइड हुई, ये भी क्या हुई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये सेल यानी समहाउ ये जो सेल है ये डैमेज हो गई, यानी कि ये कुछ भी कारण इसके हो सकते हैं, जैसे फिजिकल हो सकता है या जेनेटिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है। तो ये सेल डिवाइड हो गई। अब ये सेल डैमेज हो गई, ये सेल डैमेज हो गई तो सेल की डेथ हो गई, क्योंकि जो डैमेज सेल होती हैं उससे जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसे खुद ही वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये थी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सेल में ऐसा ही कुछ होता है। अब ये है कैंसीरियस सेल, ये ऑलरेडी क्या है, डैमेज सेल है, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसकी सेल डेथ नहीं हुई, बल्कि इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, बंच ऑफ सेल्स बन गया, यानी मास ऑफ सेल हो गया। अब इसी मास ऑफ सेल को ट्यूमर कह देते हैं, यानी कि जब कोई डैमेज सेल जब एक्स्ट्रा ग्रो कर ले, जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हमने देखा है, तो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा, जैसे किसी पर्सन का किसी रीजन में क्या हो गया, गुठली बन गई, यानी कि वो मास इकट्ठा हो गया और वो पूरा बाहर भी दिख रहा है, कि यानी कि एक्स्ट्रा मास यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो वो क्या होती है, वो ट्यूमर सेल्स होती हैं, यानी कि जब बहुत सारी जो सेल्स होंगी वो इकट्ठा हो जाती है, वो भी कौन सी सेल, जो एबनॉर्मल सेल होती हैं, तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये आपने देखा कि जो नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है और कैंसर सेल डिवीजन में क्या होता है, यानी कैंसर जो सेल होती हैं वो रेगुलरली मल्टीप्लाई होती रहती हैं। यहाँ पे भी इसके बाद भी ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होती रहेंगी, यानी कि यहाँ पे भी ये प्रोसेस आगे चलती ही रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो डैमेज सेल थी उसकी डेथ हो गई, और जो हेल्दी सेल थी वो फर्दर यहाँ पे क्या करेगी, जो नए सेल को प्रोड्यूस करेगी। और अगर ये सेल हेल्दी है तो ये भी आगे प्रोड्यूस करेंगे, अगर ये जो डैमेज सेल है तो ये क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आई, ट्यूमर आया। जैसे कि हमने बहुत बार ट्यूमर वर्ड यूज कर लिया है, तो और हमने ये भी जाना कि जो ट्यूमर होता है वो हर प्रकार के जो ट्यूमर से कैंसर नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे ट्यूमर होता क्या है। तो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स व्हेन सेल्स ग्रो एंड डिवाइड मोर देन दे शुड और डोंट व्हेन दे एंड डू नॉट डाई व्हेन दे शुड। यानी कि जो ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर किसी एबनॉर्मल सेल की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा जो सेल्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे आपके पास दो पिक्चर आएंगी, तो ये जो दो पिक्चर हैं यही बता रहे हैं कि जो ट्यूमर है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो ट्यूमर का प्रकार है वो है बेनाइन ट्यूमर, यानी ये क्या है, ये बेनाइन ट्यूमर है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर मे ग्रो लार्ज बट डू नॉट स्प्रेड, यानी कि ये इसका जो सबसे बड़ा जो लक्षण है, सबसे बड़ा जो फीचर है बेनाइन ट्यूमर का, वो क्या होता है कि वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। यानी कि आप ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये बेनाइन ट्यूमर का एग्जांपल है। यहाँ पे ये जो आपको ये वाली सेल दिख रही है ये नॉर्मल सेल है, और आपको ये जो पिंक में सेल दिख रही है बीच में, ये है ट्यूमर सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई कुछ रीजन से यहाँ पे जो सेल ने एक्स्ट्रा ग्रोथ कर दी और इन्होंने बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। अब ये बहुत जल्दी जब मल्टीप्लाई हो गई है, पर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेल है ये यहीं तक सीमित है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल नहीं रही है। आपने देखा डू नॉट स्प्रेड मीन्स कि ये फैलती नहीं है।
तो इसने क्या किया, कहाँ पे भी नहीं फैलती, जैसे कि ये नियर बाई टिश्यू में भी नहीं जाएंगी और किसी अदर पार्ट में भी नहीं जाती हैं, यानी कि ये एक ही जगह पे रहेंगी, हमेशा वहीं पे रहेंगी। तो ऐसे जो ट्यूमर होते हैं ये कैंसर कॉज नहीं करते हैं। जैसे कि आपने जो मोल देखा है, यानी जो तिल देखा है आपने, आप में आपकी बॉडी में भी तिल होते हैं, आपने किसी अदर पर्सन में भी तिल देखा होगा, तो वो भी क्या होता है, वो भी एक प्रकार का ट्यूमर होता है। बट कौन सा ट्यूमर होता है, वो होता है बेनाइन ट्यूमर। यानी बेनाइन ट्यूमर में क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ तो हो रही है, बट वहां पे जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो रही है। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि एक बार ग्रोथ हो जाती है तो वो ग्रोथ उतनी ही रहती है, वो बढ़ती नहीं रहती है, क्योंकि अगर वो बढ़ती रहेगी तो फिर उसे ट्रांसफर होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो एक बार जैसे ग्रोथ होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्रोथ हो गई है, ये ग्रोथ एज इट इज रहती है और ये स्प्रेड नहीं होगी और ना ही ये कैंसर कॉज करेगी। तो इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी में जो भी तिल होते हैं वो बेनाइन ट्यूमर होते हैं। तो तिल भी क्या है, एक प्रकार का ट्यूमर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है मैलिग्नेंट कैंसर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन स्प्रेड इनटू और इन्वेड नियर बाई टिश्यू, यानी कि जो ये वाला जो ट्यूमर होता है ये स्प्रेड हो जाता है कहाँ पे, जो हमारी टिश्यू होती हैं या फिर जो हमारे अदर ऑर्गन्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड नियोप्लाज्म। यानी कि अगर आप जो इमेज है सेकंड इस वाली इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल सेल है और ये जो पिंक कलर में आपको दिख रही हैं ये क्या है, ट्यूमर सेल है। ट्यूमर सेल ने ग्रो किया और यहाँ से इसने क्या कर दिया, सेल वॉल को तोड़ दिया। सेल वॉल यहाँ पे जो इसकी ये है सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है। इसने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दिया और यहाँ से इसने ये जो अदर पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर यहाँ से भी, ऊपर से भी हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ना सिर्फ टिश्यू में, ना सिर्फ सेल में, बल्कि अदर पार्ट में भी जाता है, यानी कि ये पूरी बॉडी में फैल सकता है। और किसके थ्रू फैलेगा, ये फैलेगा ब्लड के थ्रू और लिम्फ सिस्टम के थ्रू फैलेगा, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में हो रहा है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। यानी कि ये क्या करेगा, जैसे कि ये एक सेल है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स में आ गया, ब्लड वेसल्स में आ गया, तो जैसे ये रैपिडली ग्रो कर रहा है और यहाँ पे भी ये ग्रो करने पे लगा है। तो एक तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, तो इस ब्लड वेसल्स को एक तो ये पिचका देगा, जैसे ये है, ये क्या करेगा, इसे पिचका देगा, यानी पिचका देगा कि इसका जो एरिया है वो कम कर देगा, इसे प्रेस कर देगा, ब्लड वेसल्स को प्रेस करेगा। प्लस ब्लड वेसल्स में सेल्स घुस के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो वेसल्स है, वेसल्स का जो साइज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो गई, कम हो गई है। तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। प्लस क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम नियोप्लाज्म भी कहते हैं। यानी कि जो ये वाला जो कैंसर है, जिसे हमने कहा था मैलिग्नेंट कैंसर कहा था, उसे नियोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, मेटास्टैसिस। हमने नहीं, ये आपके नोटबुक में है। जितने भी टर्म्स आपने अभी तक पढ़े हैं, ये सारे टर्म्स आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सब को नोट करेंगे और इन सब की डेफिनेशन, पहले आप ट्यूमर की डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्यूमर में 2 ट्यूमर लिखेंगे, दोनों की आप डेफिनेशन लिखेंगे। जो वर्ड है नियोप्लाज्म, यानी मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसे हम नियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये जो वर्ड है ये भी आपकी बुक में दिया गया है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटास्टैसिस कहते हैं। यानी कि आपके जो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मेटास्टैसिस प्रोसेस को डिफाइन कीजिए, या मेटास्टैसिस प्रोसेस क्या होती है, या फिर ये कहाँ पाई जाती है। तो ये क्या है, ये पूरे आपके ये जो टॉपिक है ये आपकी नोटबुक से ही लिए गए हैं, तो आप इस डेफिनेशन को नोट करेंगे। ये तो आपने पढ़ा ट्यूमर के बारे में, ट्यूमर के टाइप्स के बारे में, और कौन सा कैंसीरियस ट्यूमर है और कौन सा नॉन कैंसीरियस ट्यूमर है। उसके बाद आपके पास एक नया टॉपिक आया, टीलोमेरेज एक्टिविटी। तो टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या है, ये आप पहले अपनी बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि
और यहाँ पे जो डायग्राम देखा आपने देखा है आप ये भी देखेंगे और आप ये पढ़ के आएंगे कि टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो टीलोमेर होते हैं वो क्या होते हैं। आपके पास एक इमेज दी गई है, वहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी। ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है आप घर से पढ़ के आएंगे। तो क्लास, आज आपने जाना कैंसर के बारे में कि कैंसर कैसा होता है, और आपने कैंसर और ट्यूमर में भी डिफरेंस देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो ट्यूमर होते हैं वो सारे ही ट्यूमर हार्मफुल नहीं होते हैं, या फिर सारे ही ट्यूमर कैंसर को कॉज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी बॉडी में तिल देखे हैं, तो वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का ट्यूमर है, बट वो कैंसर को कॉज नहीं कर सकता है। तो आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का जो सेशन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।